हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं भारत का संपूर्ण इतिहास और आज देखेंगे हम चैप्टर 7 जो है वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ, वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग वेश तथा वर्ग के अर्थ में भी होता है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा तथा स्थिति का भी द्योतक होता है। हिंदू समाजशास्त्र के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ एक प्रकार का सामाजिक संगठन होता है। प्राचीन भारतीय आर्यों ने अपने समाज को सुचारू रीति से संचालित करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की थी, जो वर्ण व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति प्रथा में बदल गई और हिंदू समाज का मूलाधार बन गई और आज तक उसे प्रभावित करती चली आ रही है। अब इस वर्ण व्यवस्था में के विभिन्न स्वरूपों का प्रकाश डाल देते हैं। वन व्यवस्था की उपयोगिता। सबसे पहले इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि वन व्यवस्था का संगठन का आधार क्या था। इस व्यवस्था के चार प्रधान आधार बतलाए गए हैं, अर्थात रंग, वस्त्र, व्यवसाय तथा धर्म। अब इनकी अलग अलग व्याख्या की जाएगी। रंग का आधार। वर्ण का अर्थ रंग होता है। अतएव प्रो रेमसन का कहना है कि वर्ग व्यवस्था का जन्म रंग भेद के कारण हुआ। आर्य लोग गौर वर्ण के थे और अनार्य लोग कृष्ण वर्ग के। अतएव रंग का आधार पर दो जातियां बन गई थी, अर्थात आर्य तथा अनार्य। इस प्रकार भारतीय समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, जिसकी स्थिति तथा प्रतिष्ठा अब अंतर था। आर्यों की स्थिति विजेता की थी और अनार्यों की विजित थी। इसी से अनार्य लोग दस्तु अथवा दास कहलाते थे। आर्य अपने को श्रेष्ठ समझते थे और अनार्य को नीच समझते थे और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। वस्त्र अथवा वेशभूषा का आधार। वन का अर्थ वस्त्र अथवा वेशभूषा भी होता है। अतएव कुछ विद्वानों की धारणा है कि संभवतः भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्रों की धारण करने के कारण भारतीय समाज कई वर्णों में विभक्त हो गया। इन वर्णों के वस्त्रों के रंग निश्चित थे। ब्राह्मणों का वस्त्र श्वेत वर्ण का, ऋषियों का हरित वर्ण का, वैश्यों का पीत वर्ण का और शूद्रों का कृष्ण वर्ण का होता था। व्यवसाय का आधार। वन व्यवसाय का मूलधार व्यवसाय माना गया है। इस प्रकार वन का तात्पर्य वय अनुसार चार वर्गों से है, अर्थात ब्राह्मण जो विद्यमान तथा पूजा पाठ का कार्य करते थे, ऋषि जो युद्ध तथा शासन का कार्य करते थे, वैश्य जो व्यवसाय तथा कुर्सी का कार्य करते थे और शूद्र जो अन्य उच्च जातियों की सेवा किया करते थे। इस प्रकार विसेंट स्मिथ के विचार में वर्ण से वर्ग अथवा कोटि का बोध होता है। ये वर्ग न केवल व्यवसाय, वर्ण, स्थिति तथा प्रतिष्ठा का भी सूचक होता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ब्राह्मणों के बाद ऋषियों का और ऋषियों के बाद वैश्यों का स्थान आता था। शूद्र सबसे निम्न कोटि के समझे जाते थे। धर्म का आधार। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में लिखा है, पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से रांझनीय की, जगह से वैश्य की और चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यदि हम इस एक प्रकार का रूप मान ले तो कुछ अनुचित न होगा। इस संपूर्ण भारतीय समाज को एक शरीर माना गया है। ब्राह्मण इस समाज रूपी शरीर का मुख था और उसका कार्य पठन पाठन तथा यजन याजन था। यह कार्य बौद्धिक तथा आध्यात्मिक था। अतएव ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया, जो शरीर में मुख का होता है। राजू ने उस समाज रूपी शरीर की बहु या भुजा था और समाज की रक्षा करना इसका कर्तव्य था। इसे समाज में द्वितीय तथा ब्राह्मणों से नीचे स्थान दिया गया, जो शरीर में भुजाओं का होता है। वैश्य समाज रूपी शरीर की जंघा था, जिसकी सबलता पर समाज का भरण पोषण निर्भर था। इसे समाज में तृतीय स्थान दिया गया, जो शरीर में जंघा का होता है। शूद्र उस समाज का चरण था इस विशाल समाज रूपी शरीर को बोझ ढोना पड़ता है। शूद्र को समाज में सबसे नीचे स्थान प्रदान किया गया, जो चरणों का शरीर में होता है, परंतु शूद्र का समाज में कम महत्व नहीं है। बिना उसके समाज लंगड़ा होता है और उसका सुचारू रीति से संचालन नहीं हो सकता। वह भगवान के पवित्र चरणों से निकला है, अतः वे स्वयं भी पवित्र है। इस दृष्टिकोण से देखने पर वन व्यवस्था का मूलाधार उपयोगिता तथा सामंजस्य था। वन व्यवस्था की उपयोगिता।
ऊपर के विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म अथवा व्यवसाय था, जन्म नहीं। समाज के कार्यों को सुचारू रीति से संचालित करने के लिए ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था। सब एक दूसरे के साथ खान पान करते थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। आदमी अपने व्यवसाय को बदल भी सकता था। इस व्यवसाय में हिंदू समाज का बड़ा कल्याण हुआ। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित थी। अधिकारों तथा कर्तव्यों का सम समन्वय। वर्ण व्यवस्था ने समाज के सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ अधिकार तथा कर्तव्य के सूत्र में बांध दिया। जो एक अधिकार था वही दूसरे का कर्तव्य था और बिना कर्तव्यों को पालन किए कोई अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि ब्राह्मण बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास का कार्य न करता तो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होती, अर्थात न तो ऋषि उसकी रक्षा करता और न वैश्य उसके भरण पोषण का कार्य करता। इस प्रकार सभी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश थे। योग्यता के अनुसार कार्यों का चयन। वर्ण व्यवस्था से एक बहुत बड़ा लाभ ये रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा, योग्यता तथा मनोवृत्ति के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुन लेता था। उसी में उसे अपनी अधिक से अधिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो जाता था। कार्यकुशलता में वृद्धि। वर्ण व्यवस्था से कार्यकुशलता में वृद्धि होती थी। एक वर्ण वाले एक ही व्यवसाय करते थे जिससे वे उसमें बड़ी निपुणता प्राप्त कर लेते थे। वास्तव में वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। ये विभाजन था धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक। धार्मिक कार्यों में ब्राह्मण अत्यंत प्रवीण होता था। इसी प्रकार राजनीति में क्षेत्रीय और अर्थ संबंधी कार्यों में वैश्य सभी अपने अपने क्षेत्र के पंडित होते थे। संघर्ष का अभाव। वर्ण व्यवस्था के स्थापित हो जाने से समाज संघर्ष की बहुत कम संभावना रहती थी। सभी के कार्य निश्चित थे और सभी अपने निश्चित क्षेत्र में शांतिपूर्वक कार्य करते थे। न कोई प्रतिद्वंद्विता थी और न कोई होड़। वरन प्रत्येक व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार अपने व्यवसाय को करता हुआ समाज कल्याण के कार्य में लग रहता था। स्वार्थ तथा परार्थ का समन्वय। इस व्यवस्था में स्वार्थ अर्थात अपने हित और परार्थ अर्थात लोकहित का सुंदर समन्वय था। इसमें अपनी भलाई के साथ साथ समाज की भलाई होती थी। व्यक्ति समाज की एक इकाई के रूप में कार्य करता था। उसके कार्यों का प्रभाव न केवल अपने जीवन पर वरन पूरे समाज पर पड़ता था। ब्राह्मण ने केवल अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए वरन पूरे समाज की रक्षा के लिए यज्ञ करता था। ऋषि न केवल अपनी रक्षा के लिए वरन पूरे समाज की रक्षा के लिए युद्ध करता था। इसी प्रकार वैश्य न केवल अपने वरन पूरे समाज के भरण पोषण के लिए कार्य करता था। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य में समाज का कल्याण प्रधान होता और अपना कल्याण गौण रहता था। अतएव पूर्ण व्यवस्था एकता की घोतक है, न कि भारतीय समाज की विच्छिन्नता की। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा। वर्ण व्यवस्था ने हमारी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं की भी रक्षा की। वर्ण व्यवस्था ने हमारे समाज को एक निश्चित स्वरूप दिया और उस स्वरूप द्वारा हमारी सभ्यता तथा संस्कृति को सृजन किया। चूँकि वर्ण व्यवस्था का ये ढांचा जो वैदिक काल में बनाया गया था, स्थायी बन गया था और आज तक चला आ रहा है, अतएव उस व्यवस्था द्वारा रचित सभ्यता तथा संस्कृति भी सुरक्षित बनी चली आ रही है। जाति प्रथा का प्रादुर्भाव। कालांतर में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में परिवर्तित हो गई। वर्ण का निश्चय व्यवसाय से होता था, परंतु जाति का निश्चय जन्म से होने लगा। एक वर्ण के लोग एक ही व्यवसाय करते थे, परंतु एक ही जाति के लोग विभिन्न व्यवसायों को कर सकते थे। वर्ण व्यवस्था में सहयोग तथा अंतर्जातीय विवाह पर कोई प्रतिबंध न था और छुआछूत की भावना न थी, परंतु जाति प्रथा में सहभोग तथा अंतर्जातीय विवाहों पर प्रतिबंध लग गया। जाति प्रथा में रक्त की शुद्धता पर ध्यान दिया जाने लगा और अपनी ही जाति में विवाह करना उचित समझा जाने लगा। जाति प्रथा में छुआछूत की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और अस्पृश्यता का प्रकोप बढ़ने लगा। कालांतर में प्रत्येक जाति ने एक पेशे को अपना लिया जो उसका वंशानुगत पेशा बन गया। प्रत्येक जाति ने अपना आदर्श, अपने आचरण के नियम तथा अपने रीति रिवाज बना लिए, जिसके अनुसार उस जाति के लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे जाति प्रथा के बंधन कड़े होते गए और इनमें संकीर्णता आती गई।
कालांतर में प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियां उत्पन्न हो गई और भारतीय समाज जो प्राचीन काल में अत्यंत संगठित था भिन्न हो गया। जाति प्रथा से लाभ। जिस जाति प्रथा का ऊपर वर्णन किया गया है उसके निम्न लाभ है। सामाजिक स्थिति का निश्चय। जिस जाति में जिस व्यक्ति का जन्म हो जाता है उसमें उसकी सामाजिक स्थिति का तुरंत निश्चय हो जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण या शूद्र के वंश में हो गया तब जीवन भर के लिए वे ब्राह्मण का शूद्र बन गया। यदि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो वे जीवन भर के लिए पवित्र तथा ऊंचा हो गया, और यदि उसका जन्म शूद्र वंश में हो गया तो वे जीवन भर के लिए अपवित्र तथा नीच बन गया। उसके कर्मों अथवा उसकी संपन्नता या विपन्नता का उसको सामाजिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानसिक शांति। जाति तथा जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति के स्थान तथा कार्य को निश्चित करके उसे मानसिक शांति प्रदान करती है। जन्म लेते ही मनुष्य की स्थिति तथा उसके कार्य श्रेष्ठ का निश्चय हो जाता है। इससे अपने जीवन के मार्ग को निश्चित करने में उसे कोई मानसिक कष्ट अथवा उलझन नहीं होती और उसका मन बिल्कुल शांत रहता है। व्यवसाय का निश्चय। जाति प्रथा के कारण मनुष्य का जीवन के प्रारंभ से ही अपने व्यवसाय का पता लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक जाति का व्यवसाय प्राण निश्चित रहता है। वह अपनी जाति के पेशे के पर्यावरण में रहता है और उसे पेशे की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेता है। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सोना आदि के बच्चे बचपन से ही अपनी जाति के पेशे को थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और अपनी जाति के परंपरागत पेशे में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन साथी के चुनाव में सुविधा। प्रति जाति प्रथा इस बात का निश्चय कर देती है कि किस समूह में किस व्यक्ति के साथ विवाह संभव है और उस समूह में किसी व्यक्ति के साथ असंभव है और किन किन प्रतिबंधों का पालन करना है। इससे अपने जीवन साथी को चुनने में बड़ी सुविधा हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा। जाति प्रथा अपने सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यदि जाति के सदस्यों पर कोई आपत्ति आ जाती है तो जाति अपने संगठन तथा अपनी पंचायत द्वारा उसकी सहायता करती है। जाति वालों के साथ लोगों की बड़ी सहानुभूति रहती है और वह एक दूसरे के सहायता करने के लिए उद्यत रहते हैं। व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रत्येक जाति के अपने नियम तथा प्रतिबंध होते हैं और इसके द्वारा प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के कार्यों तथा व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। यदि कोई व्यक्ति अवांछनीय कार्य करता है तो वे बिरादरी के बाहर निकाल दिया जाता है। धार्मिक भावनाओं की रक्षा। जाति को अपने सदस्यों के धार्मिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जाति की अलग अलग धार्मिक विधियाँ होती है और व्यापारी उसे अलग अलग देवी देवता भी होते हैं। उन विधियों के अनुसार ही उस जाति के लोगों का आचरण करना पड़ता है और उन देवी देवताओं में उनका प्रबल विश्वास हो जाता है। रक्त की शुद्धता। जाति प्रथा से रक्त की शुद्धता को बनाए रखने में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के लोग अपनी ही बिरादरी में शादी करने के लिए विवश रहते हैं, क्योंकि गैर बिरादरी में शादी करने पर वे जाति के बाहर कर दिए जाते हैं। अतएव रक्त का शुद्धता बनी रहती है और रक्त का मिश्रण नहीं होता। संस्कृति की रक्षा। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है, उसके अपने रीति रिवाज, आचार व्यवहार तथा खान पान होते हैं। ये संस्कृति आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और उसकी निरंतरता बनी रहती है और वे सुरक्षित रहती है। सामुदायिक भावना का जागरण। जाति प्रथा तथा सामुदायिक भावना के जागरण में बड़ी सहायता दी है। जाति का प्रत्येक सदस्य अपनी जाति की उन्नति चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रत्येक जाति के लोग अपनी जाति के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बना लेते हैं और सामूहिक रीति से अपनी जाति का उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। समाज के विकास तथा उसकी सुरक्षा में सहायक। जाति प्रथा हिंदू समाज को उत्पन्न तथा उसे सुरक्षित रखने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। जाति प्रथा ने समस्त हिंदू जाति को एक सूत्र में बांध रखा है और जब कभी विदेशी आक्रमणियों ने हिंदू जाति को विनष्ट करने का प्रयत्न किया तब हिंदुओं ने अपनी जाति प्रथा के बंधनों को अत्यंत कठोर बनाकर अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति की रक्षा की। हिंदुओं ने विदेशियों को मलेच्छ कहा और अपने रक्त की शुद्धता पर बल देकर उसे सुरक्षित रखने की यथाशक्ति प्रयत्न किया। श्रम विभाजन की सुविधा। जाति प्रथा ने श्रम विभाजन की भी सुविधा पैदा कर दी है। यद्यपि जाति प्रथा व्यवसाय का घोतक नहीं है, परंतु अनेक उपजातियों के निर्माण का आधार व्यवसाय ही रहा है। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मेहतर आदि जाति प्रथा ने यह विश्वास पैदा कर दिया है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म के प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित होता है। इस विश्वास के कारण ही मेहनत
मेहतर आदि नीचे कार्य से संतोषपूर्वक करते हैं। इस विश्वास के कारण लोग अच्छे अच्छे कर्मों के कारण का प्रयत्न करते हैं, जिससे अगले जन्म में वे किसी ऊंची जाति में जन्म ले। शिक्षा का कार्य। जाति प्रथा शताब्दियों से शिक्षा के कार्य में भी बड़ा योग दे रही है। जाति प्रथा द्वारा अपने व्यवसायों का निर्माण हो जाना है, अर्थात जाति प्रथा ने अनेक पेशों को परंपरागत बना दिया। जहाँ पेशे वंशानुगत है, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा घर में ही मिल जाती है। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस जाति प्रथा की इतनी तीव्र आलोचना की जाती है, वे गुणों से रिक्त न थी। इसी से स्मिथ महोदय ने लिखा है, ये संस्था जो सैकड़ों वर्षों से संबंधी चली आ रही है, वो प्रबल विरोध होने पर भी इस पारदीप में केप कोमोरिन अंतरिक्ष तक फैल गई। अवश्य ही गुण संपन्न रही होगी, अन्यथा इसका अस्तित्व न बना रहता और भारत की सीमा के अंदर सर्वत्र प्रचार न हुआ होता। जाति प्रथा से हानियाँ। जाति प्रथा ने धीरे धीरे ऐसा जटिल रूप धारण कर लिया है कि हिंदू समाज को इससे बड़ी हानियाँ हुई। जाति प्रथा के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। व्यवसाय के परिवर्तन में कठिनाई। जाति प्रथा से प्रत्येक व्यक्ति के पेशे का निश्चय होता है, अंततः किसी अन्य पेशे को करने में उसे कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण चमड़े का व्यवसाय न करेगा, चाहे उसे उस व्यवसाय से कितना ही अधिक लाभ क्यों न हो। कार्यकुशलता में बाधा। जाति प्रथा में व्यवसाय का निश्चय योग्यता तथा क्षमता के आधार पर नहीं होता, वरन जन्म के आधार पर होता है। अतः चाहे उस व्यक्ति में अपने परंपरागत व्यवस्था को करने की क्षमता तथा रुचि हो अथवा नहीं है, उसे विशेष होकर उस कार्य को करना पड़ता है। इससे कार्य कुशलता में बाधा पड़ती है। ऊंची जाति के अत्याचार। जाति प्रथा समाज को ऊंची व नीची कोटियों में बांध देती है। ब्राह्मण तथा ऋषि अपने को ऊंचा जाति को और वैश्य तथा शूद्रों को नीची जाति का समझे जाते हैं। इससे वे अपनी उच्चता पर बड़ा गर्व करते हैं और निम्न जाति वालों के साथ भांति भांति का अत्याचार करते हैं। शूद्रों के साथ पर ये बड़े भयानक अत्याचार किए गए हैं। निम्न जाति द्वारा धर्म परिवर्तन। ऊंची जाति के लोग के अत्याचारों के कारण निम्न जाति का सैकड़ों व्यक्तियों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और वे ईसाई तथा मुसलमान बन गए, क्योंकि इन धर्मों में इन्हें समानता का स्थान मिल गया था। अस्पृश्यता। जाति प्रथा के कारण ही हिंदू समाज में पुरुषयता उत्पन्न हो गई। शूद्र को लोग हिंदू समाज में बड़ी गणना की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें छूना पाप समझा जाता है। अस्पृश्यता हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलंक है। जातिवाद का प्रयोग। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को अनेक वर्गों में विभक्त कर दिया है, जो एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और ईर्ष्या दे सकते हैं। जातिवाद हिंदू जाति के लिए अभिशाप सा बन गया है। राष्ट्रीयता में बाधक। जाति प्रथा ने जातिवाद को जन्म दिया, जिससे लोग अपनी जाति के ऊपर नहीं उठ पाते। वे परिराष्ट्रीय के हित को भूल जाते हैं और अपनी जाति के हित को सर्वोपरि रखते हैं। जाति प्रथा ने ऊंच नीच के भाव पैदा करके हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बड़ी कठिनाई पड़ती है। अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण। जाति प्रथा के कारण हमारे समाज में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हो गई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक आदि कुप्रथाएं जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज में पैदा हो गई। जाति प्रथा की वर्तमान स्थिति। आधुनिक काल में धीरे धीरे जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगिक उन्नति, स्त्रियों की शिक्षा, यातायात के साधनों में वृद्धि, विज्ञान की उन्नति, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलन के जाति प्रथा के बंधन ढील करने में बड़ी सहायता मिल रही है। सरकार ने भी जाति पाति के भेदभाव को दूर करने में बड़ा योग दिया है। जाति प्रथा के बंधन में ढील होने का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों का प्रभु कम हो गया, विवाह संबंधी नियम बदलते जा रहे हैं, भोजन संबंधी प्रतिबंध हटते जा रहे हैं और सहभोज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध भी हटते जा रहे हैं और हरिजनों की दशा में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। आश्रम का अर्थ। आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयास अथवा परिश्रम करना। आश्रम जीवन का भी विभाजन है, जिसमें मनुष्य प्रयास अथवा परिश्रम करता है। चार आश्रम चार है, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जब बालक को यज्ञोपवीत हो जाता है तो वे गुरु के आश्रम में विद्यायन करने चला जाता है और वहाँ पर ब्रह्मचर्य तथा तप का जीवन व्यतीत करता है। इसी को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। विद्यायन के पश्चात
ब्रह्मचारी अपने घर लौट आता है और अपना विवाह कर गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है। इसको गृहशास्त्रीय इसी को गृहस्थाश्रम कहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से गृहस्थाश्रम का सबसे अधिक महत्व था, क्योंकि अन्य 3 आश्रमों के लोगों का भरण पोषण गृहस्थ ही करता था। गृहस्थाश्रम में सांसारिक सुखों का उपयोग किया जाता था, परंतु कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम आरंभ होता था। इस आश्रम में जंगल में जाकर तपस्या तथा चिंतन करके वे सांसारिक बंधनों से अपने को मुक्त करने का प्रयत्न करता था। अंत में वृद्ध हो जाने पर वे अपनी कुटी छोड़कर संन्यासाश्रम में प्रवेश करता था और परिव्राजक बन जाता था। इस अवस्था में वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता था। आश्रम का संबंध चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से भी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का संबंध धर्म से है, गृहस्थ का संबंध अर्थ तथा काम से है और वानप्रस्थ तथा संन्यास का संबंध मोक्ष से था। थैंक यू दोस्तों। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वन व्यवस्था तथा आश्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा महाकाव्यों का काल, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी इसको भी कवर करेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारे चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू दोस्तों।